मैंने सारे एग्जाम दिए, मैंने जाना कि एक्स ग्रुप दिया, वाई ग्रुप दिया, जीडी एंट्री दी। आप मुझे बता रहे थे सब इंस्पेक्टर के एग्जाम भी लिखे, और आपके माइंड में ये था कि यूनिफॉर्म सर्विसेज में एंटर होनी चाहिए, उसके लिए जो भी करना पड़े, जिस भी रैंक पे जाना पड़े। हाइट है मेरी, तो जनरली क्या होता है, फैमिली परिवार में देखते थे तो सब मतलब बोलते थे कि ये तो बीएसएफ का ऊंट है, मतलब कि ये तो भाई बीएसएफ के लिए रेडी है, ये तो बस रेडी जाने की तैयारी है बस। इस साल यूट्यूब पे ही 11th क्लास की एनसीईआरटी की समरी कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करवाऊंगा। हेड कांस्टेबल एसआई जो थे बीएसएफ में, उन्होंने ही बोला कि यार हम एक समय साथ थे, अब तुम हमारे साथ बन गए। मैं वो बातें समझ पाता हूँ कि कहाँ आप मिल्कमैन का काम कर रहे हो और दूध दे रहे हो किसी के घर पे, और फिर बाद में आज आप इस ओहदे पे पहुंचे हो कि पूरे भारत में टॉप कैटेगरीज में ग्रुप ए सर्विसेज में आपका नाम आया है। तारबंदी होती है, उसको हमने क्रॉस किया, अंदर गए, जंगल से छुप के जा रहे थे, ऊपर हमें किसी कांस्टेबल ने पकड़ लिया। तो जब कांस्टेबल ने पकड़ा तो हमें डराया कि आपको जेल होगी, आपने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। हमने मुझे याद है कि मैंने अपनी मम्मी को जब बात जाके बताया, मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया। मम्मी मतलब पिछले 10 मतलब उस मोमेंट से 10 मिनट तक तो मम्मी रो रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं वो। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका दिल से स्वागत करता हूं। कैंडिडेट्स, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव स्टार्टेड ए कैंपेन सीएपीएफ पहचान, और आज हमारे साथ हमारे कैंडिडेट हैं दीपक। ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 106 इन यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2025। जब हम देखते हैं कि यूपीएससी का कोई भी रिजल्ट आता है, और पर्टिकुलरली हम बात करें सिविल सर्विसेज का या सीएपीएफ का, अलग अलग बैकग्राउंड से कैंडिडेट्स एग्ज़ाम निकालते हैं। आज के जो हमारे कैंडिडेट हैं वो काफ़ी खास हैं, क्योंकि इनका बैकग्राउंड है वो काफ़ी यूनिक है, जर्नी है काफ़ी यूनिक है, और आज मैं समझता हूँ कि इनकी जर्नी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो चलिए इनसे बात करना स्टार्ट करते हैं। हेलो दीपक, कैसे हो? थैंक यू सर, सबसे पहले आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया और काफ़ी अच्छा लगा एवीकेएस से जुड़कर, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं अपनी प्रिपरेशन में एवीकेएस को फॉलो करते रहा हूँ, और आज यहाँ आकर जब सक्सेस मेरे को मिली है तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। थोड़ा मैं चाहता हूँ, मुझे तो आपका बैकग्राउंड पता ही है, और हम देखते हैं कि कोई एनआईटी से पढ़ के आता है, कोई किसी आईआईटी से पढ़ के आता है, या समृद्ध परिवार से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं और एग्ज़ाम को निकालते हैं। एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस हम समझ रहे हैं कि ग्रुप ए ऑफिसर लेवल का असिस्टेंट कमांडेंट का पद आपको मिलता है। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और कैसे आप सीएपीएफ की प्रिपरेशन आपने अपने जीवन में करने की सोची? सर, मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं बिल्कुल ही एक साधारण बैकग्राउंड से आता हूँ, जहाँ मेरे माता पिता में से कोई भी इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। अपनी पूरी फैमिली जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैं सबसे अभी तक हाईएस्ट एजुकेटेड पर्सन हूँ अपनी फैमिली का। मेरी एजुकेशन, सारी एजुकेशन जोधपुर से ही हुई है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से, बीएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर। और उसके बाद से सर मैं क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड में हमारा दूध का एक प्रोफेशन रहा है, तो हमारे घर पे एक छोटी सी डेयरी मम्मी मैनेज कर रहे थे। तो जनरली क्या होता है कि आप बीएसएफ कैंपस के आसपास हो तो दूध देने जाते हो, या आप फोर्सेस में बहुत सारे क्वार्टर्स भी है तो वहाँ से लोग आते हैं आपके पास। तो वो एक फोर्स तो मैंने बहुत ही क्लोज से देखा है बीएसएफ को, चाहे उनके डिसिप्लिन को हो, चाहे फोर्सेस को लेकर सोसाइटी में जो रिकॉग्निशन है उसको मैंने देखा है। तो माता पिता का ड्रीम था हमेशा से कि एक मुझे फोर्स में जाना चाहिए, मतलब क्योंकि एक सोसाइटी का अच्छा खासा रिकॉग्निशन था, और मेरा खुद का भी ये था कि मुझे फोर्स में तो जाना है। फोर्स में क्या असिस्टेंट कमांडेंट जाना है या बस फोर्स में जाना है? उस समय असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में कोई जानकारी मेरे पास नहीं थी, बस मेरे का था कि चाहे आर्मी हो चाहे नेवी हो, किसी भी यूनिफॉर्म सर्विस में आपको यूनिफॉर्म सर्विस में जाना है, किसी भी रैंक में आप एब्जॉर्ब हो सकते हो। बिल्कुल सर। तो उस समय तक मेरे को असिस्टेंट कमांडेंट मेरा कोई गोल नहीं था। जैसे मेरी क्लास 12th होती है, उसके बाद में सीडीएस, एनडीए, इन पे फोकस करता हूँ। एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, आर्मी जीडी के जो रैलीज होती है सर, उसको भी मैंने कंप्लीट किया है कई बार। तो मतलब फोकस था कि मेरा आर्मी में मुझे कैसे कोई यूनिफॉर्म सर्विस ज्वाइन करना था। लेकिन जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, और जब मेरा ग्रेजुएशन से फाइनल ईयर था, तो मैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप से मेरिट आउट हुआ था। तो मुझे उस समय था कि अब मेरे को नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि मेरे पास जो जीडी वाली जो वैकेंसीज होती थी तो उसके लिए मेरा एज क्राइटेरिया लगभग हो चुका था कंप्लीट। ओके। तो मुझे था कि अब ऑफिसर्स एंट्रीज है मेरे पास, तो सीडीएस मेरे लिए थोड़ा उसमें एक चैलेंजिंग था, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आता हूँ तो मेरे को एसएसबी और उससे इतना नॉलेज नहीं था। तो उसमें मैंने देखा, सर्च किया, तो पता चला सीएपीएफ एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा, और ये भी एक गेजेटेड ऑफिसर है। और सबसे बड़ी बात एक सर, इसके अंदर दोनों मीडियम, चाहे आपका मीडियम हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों स्टूडेंट वो इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे को लगा कि हाँ, ये एग्जाम है जिसको मैं क्लियर कर सकता हूँ। अपने कंटेंट किसी भी सिलेबस को पढ़ के अच्छे से मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ। इंटरव्यू में भी मेरे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं इंग्लिश या हिंदी में इंटरव्यू दे सकता हूँ। तो वो ये सच मेरे को लगा कि ये सबसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात सर, जिस फोर्स को मैंने क्लोजली देखा है, जिस कैंपस को मैं दीवार एक कूद कर गया हूँ, जिस कैंपस में सर मेरा एक बचपन का छोटा सा इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 8-10 साल का था सर मैं। तो कैंपस में ट्रेनिंग सेंटर है सर, और ट्रेनिंग सेंटर में बीच में एक हिल्स है।
तो बड़ी मतलब अट्रैक्ट करती थी। तो हम 2 दोस्त थे, तो हमने कहा कि यार हमें उस हिल पे जाना है। अब गेट से तो हमें एंट्री नहीं देगी, तो हमने क्या कि सर पीछे से एक जंगल से एक रास्ता जाता है, तो हमने वहां से ट्राई किया। तो जो तारबंदी होती है उसको हमने क्रॉस किया, अंदर गए, जंगल से छुप छुप के जा रहे थे। ऊपर हमें किसी कांस्टेबल ने पकड़ लिया। तो जब कांस्टेबल ने पकड़ा तो हमें डराया कि आपको अब जेल होगी, आपने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। मैं रोने लग गया। तो बड़ा ही ऐसा इंसिडेंट था, मतलब मैं रोने लग गया। मेरे को लगा मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, और मेरे दोस्त के पेरेंट्स तो बीएसएफ में थे, फादर। तो उनको बुलाया और फिर हम दोनों को फ्री किया वहाँ। तो वो दिन था जब मैं रोया। मैं कहा यार मैं बहुत बचता हूँ, मतलब जेल हो जाती मेरे को तो। और जब आज मैं एक वो रैंक हासिल करके जब मैं फोर्स में फ्रंट डोर से मैं जाऊंगा, तो मतलब वो दिन सर मैं एक कोइंसिडेंट मानता था कि ये कोइंसिडेंट होगा, लेकिन आज सर मतलब डेस्टिनी सर कैसे कहाँ से कहाँ लेके जाती सर। नहीं बिल्कुल, कभी कभी हमें खुद नहीं पता होता परमात्मा ने हमारे लिए क्या सोचा है। अगर हम बस एक डायरेक्शन पे चलते रहें, मेहनत करते रहें, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें चलती जाती है, रास्ते खुलते जाते हैं। अब मुझे वो भी बता रहे थे कि मेरे आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट्स मैं बता दूं, इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस बीएसएफ है। और मैंने जब आपसे पूछा कि मतलब आपका रैंक अच्छा है, 106 है, और आप किसी और फोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो, और जब हम एग्ज़ाम लिखते हैं, आपका एग्ज़ाम का स्कोर बहुत अच्छा है, आपने पेपर 2 में 100 मार्क्स स्कोर किया है, तो जब एग्ज़ाम निकला तब हमारे पास ऑप्शन होता है हम हमारी प्रेफरेंस दे सकें। मोस्टली कैंडिडेट्स सीआईएसएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अदर फोर्सेस को भी चूज़ करते हैं, उनके अपने अपने रीज़न है कि पिताजी आईटीबीपी में है या सीआरपीएफ में है। आपका पर्टिकुलर रीज़न बीएसएफ को चूज़ करने का क्या था? सर बीएसएफ को चूज करने का सबसे मेन रीजन तो सर बीएसएफ की यूनिफॉर्म सर बहुत ही सिमिलर है आर्मी से, और उनका जो वर्किंग भी देखेंगे तो आर्मी से सिमिलर है। और मैं हमेशा से इंस्पिरेशन मेरे को रही है कि मुझे बॉर्डर पे जाना है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है यूनिफॉर्म पहन के। दूसरा सर जिस कैंपस के लिए मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल किया उस कैंपस में एंट्री करने के लिए। गर्मियों की छुट्टियों में दीवारें कूद कर हमें कैंपस में, क्योंकि ग्राउंड और कहीं बाहर मिलता नहीं था, तो हम कैंपस की दीवारें कूद कर जाते थे। गेट पे हमें एंट्री नहीं मिलती थी। इवन कई बार मेरे को अपने कोचिंग के जाने के लिए बहुत बड़ा लंबा रास्ता घूमना पड़ता था, क्योंकि कैंपस से आपको अलाउ नहीं करता था। तो मतलब एक थी अंदर खुन्नस कि मुझे इस कैंपस में आना है और एक अच्छे पद पे आना है। और जब ये एग्जाम के थ्रू जब ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं इमोशनली बीएसएफ से मैं मानता हूँ कि सर हाँ मेरे को ये सुनने में आया कि भाई यहाँ प्रमोशन इश्यूज है, यहाँ पर चैलेंजेस हैं, बट मैं ये मानता हूँ ये पहले से पता था आपको जब आपने प्रेफरेंस चूज की? बट मैं मानता हूँ सर ये सब इंडिविजुअल हर फोर्स में कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो हैं, बिल्कुल, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। बट सर आपको 30 साल सर्व करना है किसी फोर्स में, और अगर आप इमोशनली उस फोर्स से कनेक्टेड हो, आपको लगता है कि उसमें 30 क्या आप उस फोर्स को जाके कुछ दे सकते हो, तो फिर मैटर नहीं करता सर कौन सी फोर्स आप चूज करते हो। अगर इमोशनली, क्योंकि मैं बीएसएफ से कनेक्टेड फील करता हूं, तो मेरे को लगता है मैं 30 क्या बीएसएफ को अपनी लाइफ का लास्ट जितना भी टाइम मेरे पास है मैं बीएसएफ को दे सकता हूं। किसी ने सजेस्ट नहीं किया सीआईएसएफ दो फर्स्ट प्रेफरेंस? सर बहुत सजेस्ट किया मेरे को, इवन आफ्टर सिलेक्शन भी मेरे को बोला कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या। मैंने कहा बीएसएफ के, ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो मैं उन्हें आज भी बोलता हूँ आप मुझे 5 साल 10 साल दीजिए, आप जानोगे कि मैंने बीएसएफ के लिए मैं जाके कुछ करूंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि मैंने बीएसएफ को सिर्फ एज अ फोर्स सेलेक्ट नहीं किया, मैं उसके लिए कुछ करने के लिए आया हूँ वहाँ पे। तो जैसे आप बता रहे थे कि आप दूध देने जाते थे किसी बीएसएफ के अफसर के घर या जिसके भी घर आप जाते थे, तो उनका कैसा रिएक्शन था जब उनको पता चला कि आप बीएसएफ में अफसर बन गए हो? सर सबसे पहले तो मतलब सेलिब्रेशन जब हो रहा था और बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज आ रहे थे, और काफी लोगों ने मेरा जो नाम सेव कर रहा था दीपक मिल्क करके, अब उनके स्टेटस में आ रहा है कि ये सेलेक्टेड एज असिस्टेंट कमांडेंट, तो वो सरप्राइज हो गए सर। और उन्होंने फोन किया और बहुत ही खुशी से उन्होंने मेरे को मतलब टेक्स्ट मैसेज किया, किसी ने मेरे को कॉल किया, कुछ लोग तो सर मेरे को घर पे आए मिलने, बकायदा मिठाई लेके आए, क्योंकि वो कहते हैं कि यार तुमने बहुत ही बड़ी बात कर दी है, तो कमाल कर दिया कि एक तुम आम बैकग्राउंड से आके और आज बीएसएफ में अफसर बनने जा रहे हो। स्पेशली बहुत सारे हेड कांस्टेबल एसआई जो थे बीएसएफ में, उन्होंने ही बोला कि यार हम एक समय साथ थे, अब तुम हमारे साथ बन गए। तो बड़ा ही अच्छा मोमेंट था सर। नहीं, मैं आपकी बातों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, कुछ सिमिलर बैकग्राउंड मेरा भी रहा है। हमारी भी डेयरी थी, हरियाणा से हूँ मैं, और मैं वो बातें समझ पाता हूँ कि कहाँ आप मिल्कमैन का काम कर रहे हो और दूध दे रहे हो किसी के घर पे, और फिर बाद में आज आप इस ओहदे पे पहुंचे हो कि पूरे भारत में टॉप कैटेगरीज में ग्रुप ए सर्विसेज में आपका नाम आया है, तो कितनी खुशी मिलती होगी, आपके माता पिता को कितनी खुशी हुई होगी? सर बहुत ही खुशी का माहौल था जब रिजल्ट आया। मुझे याद है कि मैंने अपनी मम्मी को जब जाके बताया मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया, मम्मी मतलब पिछले 10 मतलब उस मोमेंट से 10 मिनट तक तो मम्मी रो रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया था उस मोमेंट में। मैं समझ रहा हूँ, वो बहुत ही कई सालों से मतलब वो सोच रहे थे कि बेटा आज लगेगा आज लगेगा, और वो मोमेंट ऐसे करते करते कई साल हो गए। पापा भी मतलब पापा जनरली क्या होता है कि अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बहुत हार्ड बन के रहते हैं, राइट। लेकिन जब रिजल्ट आया उस दिन पापा भी बैठे थे बाहर चेयर पे, हम साथ फैमिली वाले बैठे थे, तो पापा ने मेरे को एक बहुत ही अच्छी बात उसमें बोली, वो मैं इमोशनल हो गया उसको सुनकर कि बेटा तूने मेरी जिंदगी के 20 साल बढ़ा दिए। तो वो मेरे लिए मोमेंट था कि यार मेरे को टाइम लगा, मैंने हार्डवर्क किया, प्रॉब्लम्स देखी, लेकिन आज मैंने अपने पेरेंट्स को ये जो फील करवाया ना, मैं शायद मतलब कुछ भी पैसा कमा लेता, किसी और सर्विस में चला जाता, लेकिन जो सोसाइटी ने रिकॉग्निशन दिया, जो मेरे पेरेंट्स के सैक्रिफाइस, उनके हार्डवर्क को जो सोसाइटी ने अप्रिशिएट किया, वो मेरे लिए मतलब लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है। मैं मानता हूँ कि मैंने
वो पल जिया है और जीवन का मेरा हमेशा वो सबसे बेस्ट पल रहेगा सर। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी प्रिपरेशन की जर्नी की भी बात करेंगे, पेपर 1 की भी बात करेंगे, पेपर 2 की भी बात करेंगे। मैं ऐसा समझता हूँ जैसे आज आप अफसर बने हो, अपने जनरेशन्स को चेंज करोगे, अपने परिवार की तो करोगे ही करोगे, आपके आसपास की सोसाइटी में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो क्या आप अभी भी इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हो? कोई सोसाइटी में इस तरीके का चेंज आ पा रहा है आपकी वजह से? बिल्कुल सर। मैं अपनी लोकेशन बताऊं तो मैं मंडोर से हूं प्रॉपर, और मंडोर के आसपास आप देखोगे तो सर जो पत्थर का काम होता है माइंस है वहाँ पे, तो लेबर्स बहुत ज़्यादा है सर वहाँ पे, और काफ़ी फैमिलीज को मतलब मैं जानता हूँ अच्छे से कि क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से आया हूँ। तो सर जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स से मेरे को सुनने में आया कि दीपू भैया आप अफसर बन गए तो तुम भी अफसर बन सकते हो। तो सर कहीं ना कहीं मैंने एक छोटी सी होप उन बच्चों में जो बनाई है कि वो भी उनको लगता है कि यार दीपक भैया एक आम बैकग्राउंड से थे, बिल्कुल हमारे बीच में पले हैं खेले हैं, और वो अफसर बने तो हम भी अफसर बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये छोटा चेंज सर मैंने देखा है, और ये सर मेरे प्रिपरेशन के दौरान भी मैंने देखा, मेरे को छोटे छोटे बच्चे बोलते थे दीपक भैया आपका सिलेक्शन कब होगा, दीपक भैया आपका सिलेक्शन कब होगा, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि क्योंकि वो हमारे जैसे बैकग्राउंड से अगर दीपक भैया कभी कुछ कर लेंगे तो हमारे लिए भी एक उम्मीद जो है वो बढ़ जाएगी, और उनके पेरेंट्स आज उनको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, है ना। तो उनके लिए और जो उनके जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे सर। और बात सिर्फ ऑफिसर बनने की भी नहीं है, इसमें मैं ऐसा समझता हूँ कि आप एटलीस्ट एक ऐसी चीज़ के लिए कोशिश करना स्टार्ट कर देते हो जो आपका फैमिली बैरियर है वो तोड़ना स्टार्ट कर देता है। आप एक हम सबका एक साइकिल होता है कि हम एक गोले के अंदर घूम रहे हैं, और उसको ब्रेक करने के लिए ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करना पड़ता है किसी भी इंसान को। मैंने भी किए हैं, आपने भी किए हैं, आप उस बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, मैं भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो कोई भी कैंडिडेट है अगर एक बार उसको लेकिन कुछ ना कुछ पुल फैक्टर या पुश फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। किसी के लिए आप वो काम कर सकते हो, किसी के लिए हो सकता है मैं कर रहा हूँ, या कोई इतने सारे सिलेक्शंस होते हैं उनमें से कोई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम किसी को एक होप देने का काम करते हैं इस चीज़ में कि आप हमसे होप ले सकते हो और नहीं तो कुछ। तो वो तो चेंज तो देखने को मिलता ही है सोसाइटी में। सर मैं कहना चाहूँगा कि सर ईश्वर ने मुझे इतना सपोर्ट किया है इस जर्नी में, तो वो अगर जो होप किया, आप जैसे हमने बोला कि मैं किसी के लिए होप हूँ, तो ये ईश्वर ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं किसी के लिए उम्मीद बन सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब गॉड्स प्लान है सर। आपको और आपको अगर आपके अंदर काबिलियत है ना तो यू शुड ट्राई। बिल्कुल सर। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो यू विल रिग्रेट। सिंपल सा फंडा यही है, लाइफ का यही फंडा चलता है सर। इसी पे आपने काबिलियत की बात की, तो मैं जैसे हाइट है मेरी, तो जनरली क्या होता है परिवार में देखते थे तो सब मतलब बोलते थे कि ये तो बीएसएफ का ऊँट है, मतलब कि ये तो भाई बीएसएफ के लिए रेडी है, ये तो बस रेडी जाने की तैयारी है बस, कि दौड़ कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, फिजिकल में रेडी है। क्योंकि जब गांव में होता है ना कि हाइट वाइट कद होता है तो बोलते हैं कि तो फौज है, फौज में जाने लायक है। तो मेरे को वो माइंड में था, मतलब कोई भी मेरे को बोलता था कि फौज का तो बीएसएफ का ऊँट है। तो अब जब बीएसएफ में जा रहा हूँ और बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट नहीं बन पाते और सिपाही लेवल पे जा पाते तो मैं फिर भी खुश होता था क्योंकि मेरे लिए वो यूनिफॉर्म और वो सर्व करना, वो बॉर्डर पे जाना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा। तो फिर ये जैसे सीएपीएफ की अगर पर्टिकुलर बात करें या असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें, तो आपके माइंड में प्रिपरेशन का कैसे आया कि डायरी से माइंड में ये कॉन्फिडेंस कैसे आया कि मैं भी एग्ज़ाम निकालूं, और फिर एग्ज़ाम को निकाला कैसे? सर सीएपीएफ को लेके जैसे मैंने बताया कि सर पहले मैंने सारी जीडी एंट्री, आपने सारे एग्जाम दिए, मैंने जाना कि एक्स ग्रुप दिया, वाई ग्रुप दिया, जीडी एंट्री दी, आप मुझे बता रहे थे सब इंस्पेक्टर के एग्जाम भी लिखे, और आपके माइंड में ये था कि यूनिफॉर्म सर्विसेज में एंटर होनी चाहिए, उसके लिए जो भी करना पड़े, जिस भी रैंक पे जाना पड़े, तो उसमें से आपने एक सीएपीएफ भी चूज कर लिया। लेकिन सीएपीएफ में चूज करना और सीएपीएफ को क्लियर करना दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो आपने पेपर 1 को कैसे बैलेंस किया, पेपर 2 को कैसे बैलेंस किया, और आपको थोड़ा सा समय भी लगा, जैसे कि मैं आपका बैकग्राउंड जान रहा हूँ, तो इस जर्नी के बारे में आप बात करते हैं। सर सीपीएफ के जब मैंने सबसे पहले इस एग्जाम को पढ़ा, इसके बारे में जाना, तो मैंने कहा इसके अंदर 3 स्टेज है, पेपर 1, पेपर 2, इंटरव्यू। हाँ, बीच में एक फिजिकल वगैरह मेडिकल है। हाँ, तो ये 3 स्टेज है जिसके नंबर्स आपके काउंट होंगे। राइट। तो मैंने सबसे पहले जब इनिशियल 2 इयर्स पे था तो मेरे को ऐसा लगता था कि 3-4 मंथ्स की प्रिपरेशन में हो जाएगा, तो थोड़ा मैं शॉर्टकट उसमें मैंने फॉलो किया। आपने स्टार्टिंग में शॉर्टकट्स मारे इसके रिगार्डिंग? हाँ, मेरे को यूट्यूब पे कोई कंटेंट मिल गया, कोई मैराथन मिल गई, किसी के शॉर्ट नोट्स मिल गए, तो वो पढ़ के मैं जाता था, एग्जाम दे के आता था, तो उससे कुछ ज़्यादा मेरे को बेनिफिट हुआ नहीं। 2022 की बात है सर, जब मतलब सिचुएशन थी कि लंपी चल रही थी और मेरे को था कि अब मेरे को कुछ सीरियसली अटेम्प्ट देना है सीएपीएफ को, क्योंकि मैं 2 अटेम्प्ट दे चुका था, तो मेरे को था कि अब मेरे को सीरियसली अटेम्प्ट देना है। और उस अटेम्प्ट में मैंने था कि अब मेरे को ये शॉर्टकट तो यूज़ नहीं करना। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि सर पेपर 1 के जितने भी सोर्सेज जो सब्जेक्ट्स हैं, वो पता लग ही जाता है आजकल हर जगह कि ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, और वो आपने पढ़नी स्टार्ट की। तो मैंने कहा कि अब मैं पूरे 1 साल को 8 से 9 महीने का टाइम पीरियड लेके चलूंगा, और उसके अंदर पूरे सिलेबस को पहले से मैं डिसाइड करूंगा। तो मैंने पेपर 1 के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको लिस्ट किया, उनकी बुक्स लिस्ट की। राइट। जैसे पॉलिटिकली सर लक्ष्मीकांत, राइट। ज्योग्राफी के मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया, इन्वायरमेंट हो गया, तो उसके लिए सबके वो स्टैंडर्ड बुक्स वो कॉमन रहती हैं जो भी, वो मैंने सारा फॉलो किया।
और उसके बाद मैंने क्या किया, उसको साइकिल लगाई पेपर 1 के, कि एक 6 महीने मेरे को था कि 4 मंथ के अंदर पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट साइकिल मैंने 3 मंथ का, 2 मंथ का, ऐसे करके पेपर तक लास्ट के, कि मैं एक वीक के अंदर पूरा सिलेबस अपनी बुक्स पे बिलीव करके उसी पे फोकस करके कंप्लीट करूँ। मतलब उस फेज में मैंने किसी यूट्यूब पे ज्यादा इस तरीके से हेल्प वगैरह नहीं ली कि मैं किसी मैराथन के पीछे रन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। अपने शॉर्टकट्स को छोड़ के लॉन्ग रास्ता अपनाया और फाउंडेशन पे काम किया कि एक फाउंडेशन मेरा स्ट्रॉन्ग एक बार मुझे करना है। ओके, वहां से पेपर 1 आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। पेपर 1 वहां से स्ट्रॉन्ग हुआ और इस जर्नी में मेरा फोकस था पेपर 1 पे। तो मेरा 23 में पेपर 1 क्लियर हो गया था और पेपर 2 में मेरे मार्क्स कम थे, तो ओवरऑल मैं मेरिट से आउट हो गया वापस। चॉइस के अंदर वापस मैंने अटेम्प्ट दिया क्योंकि जस्ट रिजल्ट के बाद में प्रिपरेशन उतनी थी नहीं, 1 महीने का टाइम मिला था एक, तो मेरा था कि चलो एक बार देख के आ जाता हूँ। तो अगेन मतलब पेपर 1 का कट ऑफ से क्लियर था क्योंकि मैंने फाउंडेशन बना रखा था। पेपर 2 वहाँ पे मैंने वापस एफर्ट डाले नहीं, तो पेपर 2 का अगेन स्कोर मेरा 70 के आसपास था, 60-70 की रेंज में था आपका। तो अब जब मैं 25 मेरे पास अटेम्प्ट था, तो मेरे को ये था कि इस अटेम्प्ट को मेरा पेपर 1 चलो मैं एमसीक्यू एप्टीट्यूड में बना चुका हूँ, एमसीक्यूज में क्लियर कर लूंगा, लेकिन मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर 2 आंसर राइटिंग। तो मैंने डे 1 से मतलब ये था कि मैं एक तो न्यूज़पेपर को फॉलो किया सर, और करंट अफेयर्स को मैं रिलीजियसली फॉलो कर रहा था कि करंट में अगर जैसे प्राइम मिनिस्टर है, एस जयशंकर सर है, या जो भी जियोपॉलिटिक्स में कुछ हो रहे हैं तो उनसे कोट्स हो गए, एग्जांपल्स हो गए, कुछ डायमेंशंस बन रहे हैं उनका यूज किया। तो मेरे दिमाग में कंटेंट बनता सा गया कि पेपर अगर कुछ ऐसा कंटेंट है उसमें मैं ये चीजें मेंशन कर सकता हूँ। तो पेपर 2 को मैंने, और दूसरा सर कि स्ट्रक्चर फिक्स कर दिया कि ऐसा है तो ऐसे के अंदर मेरे को उसको 5 to 6 पैराग्राफ में ब्रेक डाउन करना है और ईच पैराग्राफ के अंदर एक न्यू डायमेंशन को ऐड करना है। आर्ग्यूमेंट है तो आर्ग्यूमेंट में ईच आर्ग्यूमेंट को मेरा था कि मैं इसको 3 to 4 लाइन में इंट्रोड्यूस करके 5 आर्ग्यूमेंट्स दूंगा और ईच आर्ग्यूमेंट्स के अंदर एग्जांपल्स मेंशन करूंगा और लास्ट में कंक्लूजन करूंगा। रिपोर्ट्स का भी इसी तरीके से मैंने एक स्ट्रक्चर फिक्स फॉर्मेट फॉलो कर रखा था और प्रैक्टिस की, मतलब जितना हो सके पीवाईक्यूज जो प्रीवियस पेपर थे और लिखते रहो आप, बिल्कुल, और इवैल्यूएट करवाते रहो तो चीजें अपने आप होती जाएंगी आपको। उसमें सर जैसे एवीकेएस के डेली पेपर 2 के कंटेंट यूट्यूब पे आ ही रहा था, तो उससे क्या होता है कि जैसे कुछ सेलेक्टेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एवीकेएस के वीडियोस आते थे, तो वो देख लिया करते थे कि एग्जाम से पहले कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस पे क्या क्या डिस्कशन चल रहा है, कौन से विनय इंग्लिश सर हैं वो भी डिस्कस करते रहते हैं कि ये टॉपिक है, इसको ऐसे लिखना है, ये डायमेंशन होता है। पेपर 1 में कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कैंडिडेट्स को? सर पेपर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर साइंस। डुएबल है, इवन साइंस स्टूडेंट हो चाहे नॉन साइंस स्टूडेंट हो, एक जनरल साइंस अगर आप अच्छे से पढ़ रहते हो तो उसको आप 30 क्वेश्चन है सर अराउंड, राइट, बिल्कुल, और वो आपकी रैंक तक डिसाइड करता है। बिल्कुल, अगर आपने वहाँ 25 के आसपास स्कोर कर 25 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो आपका ओवरऑल पेपर 2 का स्कोर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सर जीएस में आप कितना भी अच्छा करोगे 50% से ज्यादा एक्यूरेसी लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो साइंस सबसे इंपॉर्टेंट था, और साइंस के लिए सर मैंने जो सोर्स फॉलो किए थे इनिशियल, तो मैंने एवीकेएस की जो पीडीएफ थी साइंस के प्रॉपर नोट्स तीनों वो परचेज किए। फिर 23 के बाद में सर मैंने देखा कि थोड़ा लेवल अप हो रहा है, लेवल अप हो गया है, और अब 11-12 के एनसीईआरटी के भी आपको डोमेन को करना पड़ेगा। अब अगर आप उनको नेग्लेक्ट करोगे तो वो भी नहीं होगा। और इस चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए ये भी अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ कि मैं इस साल यूट्यूब पे ही 11th क्लास की एनसीईआरटी की समरी कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करवाऊंगा। बहुत अच्छा, मतलब स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत बार कैंडिडेट जो 11th और 12th क्लास इतना बड़ी है ना, कैंडिडेट खुद से पढ़ने में जाएगा तो उसको फिर इतना समय लग जाएगा और रिटेन हो नहीं पाएगा। साइंस का स्टूडेंट फिर भी कर लेगा, बट नॉन साइंस स्टूडेंट सर उनके लिए थोड़ा डिफिकल्टी है वो। नहीं, वो हम उस चीज़ के लिए वी आर प्लानिंग समथिंग, और रिसेंटली वी हैव प्रोवाइडेड द सेल्फ स्टडी प्लानर आल्सो, 300 डेज का है। अगर कैंडिडेट सही से उसको फॉलो करता है तो एग्जाम उसका भी हो सकता है, भले ही वो कोर्स में हो या ना हो। तो 100 मार्क्स ले आए आप पेपर 2 में। मतलब मेरे लिए सरप्राइजिंग था इस बार। मैंने मतलब तो मैं अपने रिजल्ट से पहले मार्क्स कैलकुलेट कर रहा था, तो मैं 90 का एक्सपेक्ट मान रहा था कि हाँ मैंने अच्छे से कंप्लीट किया है एग्जाम्पल्स, जो मेरा एक था कि मेरे को इतना करके आना वो मैं करके आया, तो 90 एक्सपेक्ट कर रहा था। जब एक्चुअल स्कोर आया तो 100, तो मेरे लिए मुझे जब मैं ये देखता हूँ ना कि यूपीएससी एग्जामिनेशंस की जब बातें होती हैं तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि आपका बैकग्राउंड जो भी रहा हो, आपकी इंग्लिश जैसी भी रही हो, आप मेहनत करोगे ना तो यू कैन स्कोर। और आपने वो प्रूव कर रहे हो, आप 100 मार्क्स लेके आगे पेपर 2 में प्रूव कर रहे हो, और इंटरव्यू में भी ठीक है, आपका पेपर 1 में अच्छा ही स्कोर है। तो इंटरव्यू कैसा गया आपका ओवरऑल यूपीएससी में? सर मेरा इंटरव्यू मतलब बहुत ही मतलब था कि सबसे लास्ट इंटरव्यू था, और जनरली जो सारे क्वेश्चंस थे वो मेरे डायरी से रिलेटेड थे। ओके, डायरी से रिलेटेड थे, क्योंकि मतलब इस बार मैंने था कि मैं अपना एक ओरिजिनल जो था कि मैं ऑर्गेनिक रहूं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, उससे मेरे को हेजिटेशन नहीं था कि मैं उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है यूपीएससी में। तो मैंने जब डेफ में मेंशन करा था, काफी लोगों ने बोला कि नहीं मेंशन करना चाहिए, थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट मैंने कहा ये मेरी आइडेंटिटी है, उसमें मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं है। मैंने इसको जिया, इस काम को अच्छे से किया है। अगर मेरे से 10 क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं 10 के 10 मतलब बिना सोचे उसके आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि सच है, सच बोलने में कैसा झिझक होना, राइट। उसी का मतलब एक फायदा मिला मुझे इंटरव्यू में कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस फील कर रहा था जब चेयरमैन सर ने मतलब स्टार्टिंग से ही डेयरी सेक्टर से क्वेश्चंस किए, तो वो मेरे लिए थोड़ा मतलब अच्छा माहौल, मेरे लिए कंफर्टेबल बन गया था माहौल कि हाँ अब मैं अच्छे से क्वेश्चंस को डील कर सकता हूँ, राइट। तो इंटरव्यू में भी आपका ठीक ही स्कोर रहा, और बाकी तीनों चीज़ों पे आपने अच्छा लेवल किया, तो रैंक भी आपका अच्छा बना, 106 रैंक के आप लेके आए। तो अभी डायरी को कौन संभालेगा अब? तो सर अभी मतलब काफ़ी लोग मतलब मेरे रिलेटिव बोल रहे हैं कि अब आप मम्मी पापा को आराम दो, अब तुम अफसर बन गए हो।
और मतलब यही बोलते हैं कि अफसर की आप तो अफसर की माँ हो, आप क्यों ये कर रहे हो। लेकिन मम्मी कहती है कि भाई ये काम जीवन भर रहेगा, क्योंकि इन्हीं की मतलब जो उसी की वजह से आज यहाँ है। कहते हैं गौ सेवा है सर, गौ सेवा की थी, आज ये फल मिला है पूरे परिवार के लिए। एक तरीके से मैं जो नाम मेरा दीपक है तो अब कुल दीपक बनाऊं, तो वो गौ सेवा के कारण है सर। तो ये तो सर गौ सेवा तो जारी रहेगी, लेकिन हाँ बर्डन मम्मी पे कम कर दूंगा मैं जैसे ज्वाइनिंग मिलती है। राइट और इसको बट ये सर गौ सेवा तो सर जारी रखूंगा, क्योंकि जीवन का एक महत्वपूर्ण मतलब। तो ये काम करना पड़ेगा, लोअर लेवल पे गोबर उठाओगे अभी भी? सर मैं आपने बात की तो मैं बता रहा हूँ आपको कि रिजल्ट की 5 दिन 10 दिन पहले की बात है। मम्मी जी के घुटने दर्द कर रहे थे, तो मैंने बोला मम्मी मैं सफाई करवा देता हूँ, टेंशन मत लो। मम्मी बोल रहे हैं कि भाई तू अफसर की तैयारी कर रहा है, तेरा रिजल्ट आने वाला है, बस्ती वाले क्या कहेंगे तेरे को। मैंने कहा ये चीजें मैं नहीं सोचता, क्योंकि मैंने काम किया, इसमें क्या दिक्कत है। मैंने कहा तुम डालो मेरे को, मैं डाल के आता हूँ बाहर इसको। बिल्कुल। तो मैं गोबर डाल के आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे कैंडिडेट्स को, अगर मान लो जो आपको सुन रहे हैं? जो कैंडिडेट मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें ये बोलना चाहूँगा कि आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि हार्ड वर्क, कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आपका मीडियम क्या है, आप बहुत सारे चैलेंजेस सबके लाइफ में सर, लेकिन अगर हार्ड वर्क पे आप बिलीव करते हो, आज नहीं तो कल सक्सेस आपके पास आएगी सर। दूसरा एक सर, कभी भी शॉर्टकट पे बिलीव मत करो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनाओ, उसको फॉलो करो, तो बिल्कुल सर कोई भी एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। और डायरेक्शन का कितना रोल समझते हैं प्रिपरेशन में? सर इनिशियल 2 अटेम्प्ट्स जब मैंने दिए तो कोई डायरेक्शन नहीं था, मैं कहीं से यूट्यूब पे सुन लिया कि ये बुक्स है, टॉपर ने बोला तो मैंने पढ़ लिया, बट एग्जाम आउटपुट नहीं आ रहा था। जब मैं दिल्ली आया, कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट से मिला जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में, उनसे सीखा कि वो कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजी दे रहे हैं, बना रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कैसे सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, कि किन किन सब्जेक्ट पे, जैसे हिस्ट्री पे हम अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, और उसमें एरर के आप एग्जाम में जाओगे तो 5 से 6 क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, बाकी उसमें भी चांसेस है गलत होने के। वहीं साइंस है, मैथ्स, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जो कि काफ़ी डुएबल सब्जेक्ट है, उनको प्रायोरिटी पे रखा। तो ये चीज़ें डायरेक्शन का फर्क पड़ता है सर, आपको सही गाइडेंस मिलना, चाहे वो आप किसी अपने सीनियर से लो या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से लो या कोई मेंटोर है, तो अगर कहीं से भी आपको डायरेक्शन मिलती है तो थोड़ा इजी हो जाता है सर। चलो बहुत अच्छा लगा दीपक आपसे बात करके। बिल्कुल सर, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। एवीकेएस मतलब काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ, आज एवीकेएस के साथ जर्नी शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी काफ़ी एक मेमोरेबल मोमेंट है सर। यू विल एक्ट एज एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी एस्पिरेंट्स एंड कैंडिडेट्स। फिर भी आपका कोई भी डाउट हो, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, और आपको कोई भी मेंटरशिप चाहिए, कोई भी डाउट है, फील फ्री टू कॉल अस। मेंटरशिप का कोई पैसा नहीं है, और फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।